हाय गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं कार्डियक आउटपुट। उससे पहले जान लेते हैं एक टर्म दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम वो अमाउंट ऑफ ब्लड है जो हार्ट एक बीट में बॉडी को ट्रांसफर कर देता है। फॉर एग्जांपल, मान लो हमारा हार्ट बीट कर रहा है तो वेंट्रिकल के अंदर सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्लड है। एक बीट में ये कितना ब्लड हमारी बॉडी को सप्लाई दे देता है उसे कहते हैं हम स्ट्रोक वॉल्यूम। एक बीट में लगभग हमारा जो वॉल्यूम होता है दैट इज 70 ml अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, आउट ऑफ 140 ml स्टोर्ड इन वेंट्रिकल। अब देख लेते हैं कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट वो वॉल्यूम होता है जो वेंट्रिकल पंप करता है 1 मिनट में। तो सिंपल मैथ्स है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू 1 मिनट में हमारा हार्ट कितनी बार बीट करता है, अप्रोक्सीमेटली 72 टाइम्स, यानी कि 70 × 72, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर ऑफ ब्लड इज कार्डियक आउटपुट ऑफ आवर हार्ट। चलिए हम एक और टर्म जान लेते हैं, उसे कहते हैं हम इजेक्शन फ्रैक्शन। नाम से पता चल रहा है ये फ्रैक्शन है किस चीज़ का, इजेक्शन का, कि हमारे हार्ट कितना ब्लड इजेक्ट करता है और एक्चुअल में टोटल ब्लड कितना हार्ट कंटेन करता है। तो इससे पहले हम समझ लेते हैं कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है। हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड रिलैक्स करता है। सिंपल वर्ड्स में, जब हमारा हार्ट रिलैक्स कर चुका होता है तो उसमें जितना ब्लड फिल्ड होता है उसे कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। वो लगभग होता है 140 ml, जो मैं पहले बता चुका हूँ। और हार्ट एक पंप में कितना इजेक्ट करता है, दैट इज 70 ml। तो हमारा इजेक्शन फ्रैक्शन कितना होगा, 70/140, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.5। तो इजेक्शन फ्रैक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है जो बताता है कि हमारा हार्ट कितना अच्छे से फंक्शन कर रहा है। चलिए गाइस, हम एक और टर्म पढ़ लेते हैं, हम उसे कहते हैं कार्डियक वर्क। वर्क जो होता है फिजिक्स के फॉर्मूले से होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हार्ट के टर्म्स में जो फोर्स होता है वो होता है एट्रियल प्रेशर, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है स्ट्रोक वॉल्यूम, क्योंकि उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है ना। तो एट्रियल प्रेशर अगर हम 1 मिनट में देखें कितना वर्क होता है उसे हम डिफाइन कर देंगे एज मिनट वर्क, और उसको कहेंगे एट्रियल प्रेशर इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू एक बार में हार्ट ने कितना बीट किया है ना। ये दोनों मिलकर के क्या बनता था, हाँ राइट, कार्डियक आउटपुट, ठीक है। अब देख लेते हैं जो ये टर्म है एट्रियल प्रेशर है ना, इसको हम एक और टर्म से जानते हैं दैट इज प्रेशर वर्क। इसको हम कहते हैं वॉल्यूम वर्क, ठीक है, ओके। अब ये हमने पढ़ा कार्डियक वर्क, वो इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज हमें पता है कि हमारा जो हार्ट होता है वो ऑक्सीजन कंज्यूम करता है ना, और अगर कोई चीज़ ज़्यादा काम करेगी तो वो ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करेगी, है ना। तो ऑक्सीजन कंजम्पशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क, सिंपल। चलिए एक केस पढ़ लेते हैं हम इस्कीमिया का। इस्कीमिया में क्या होता है कि हमारा जो कार्डियक वर्क होता है वो ज़्यादा होने लग जाता है, इसकी वजह से हमारा ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा होगा, बट ऑक्सीजन सप्लाई लंग्स से इतना नहीं हो पाता है, तो जो मायोसाइट्स होते हैं वो मरने लग जाते हैं, ओके। तो हमारा कार्डियक वर्क हो गया वॉल्यूम वर्क इंटू प्रेशर वर्क, है ना। एक हार्ट हो गया, हार्ट में क्या होता है कि अक्सर देखिए, अगर हम वो देख लें, हमारा वीनस सेगमेंट देख लें और आर्टीरियल सेगमेंट देख लें, यानी यहाँ पे तो राइट साइड में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है ना। तो हमारा जो जितना वॉल्यूम यहाँ पे आता है दैट इज़ 5 लीटर अप्रोक्सीमेटली इन अ मिनट, उतना ही बाहर जाता है ना। अब देखिए, क्योंकि जितना वॉल्यूम हमारा अंदर आया उतना ही बाहर गया, है ना। तो वॉल्यूम वर्क अप्रोक्सीमेटली आर्टीरियल सेगमेंट देखें और वीनस सेगमेंट देखें, उनमें ऑलमोस्ट सेम होता है। बट अब देख लेते हैं हम प्रेशर वर्क, है ना, प्रेशर वर्क। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा आर्टीरियल साइड है ना, उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है ना, अप्रोक्सीमेटली 100 mmHg मान लीजिए। और जो वीनस साइड होता है उसके कंपैरिजन में जो प्रेशर होता है दैट इज़ 15 mmHg। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि जो प्रेशर वर्क है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है बिटवीन आर्टीरियल एंड वीनस साइड। सो प्रेशर वर्क इज मोर इम्पॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग कार्डियक वर्क। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक हो गया अवर्टिक स्टेनोसिस, है ना। स्टेनोसिस का मतलब क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में नैरोइंग मान लीजिए, है ना। जो आवर्टा है वो नैरो हो गया। अब नैरो हो गया तो क्या हो गया, नैरो होने के बाद ये हो गया कि जो उसका प्रेशर है बढ़ गया, है ना। प्रेशर बढ़ने की वजह से हमारा O2 डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बिकॉज कार्डियक वर्क ज़्यादा हो जाएगा, है ना। और दूसरा केस देख लीजिए हमारा एक्सरसाइजिंग में, ठीक। एक्सरसाइजिंग में क्या होता है कि हमारा आर्टीरियल प्रेशर होता है वो बढ़ता तो है, बट जब हम एक्सट्रीम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारे जो आर्टरी वेन्स हैं वो भी डायलेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो प्रेशर है वो मैनेज हो जाता है, ऑलमोस्ट नॉर्मल रह जाता है। बट अगर हम देख लें कि हमारा कार्डियक आउटपुट तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ड्यू टू एक्सरसाइज, है ना, बिकॉज जो सिंपैथेटिक इफेक्ट है वो डोमिनेट कर जाता है। तो क्या होता है, इसकी वजह से वॉल्यूम वर्क बढ़ जाता है, ठीक है।
अब हम ये देख लेते हैं कि हमारा प्रेशर वर्क ज़्यादा है या वॉल्यूम वर्क। ऑब्वियसली प्रेशर वर्क ज़्यादा है ना। तो इसीलिए कार्डियक आउटपुट यानी कि एक्सरसाइज के केस में अगर हमारा कार्डियक वर्क बढ़ता भी है तो इतना ज़्यादा खतरा नहीं होता, बिकॉज जो O2 का डिमांड है वो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है। बट अगर आउटिक स्टेनोसिस हो जाए है ना, तो हमारा जो प्रेशर की वजह से वर्क होता है वो बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना। तो जो O2 है वो प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती है। इसीलिए जब हमारा मान लीजिए कि हाई बीपी पेशेंट्स है ना, कोई भी पेशेंट है जो हाई बीपी पे है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका प्रेशर वर्क वो बढ़ गया है, एंड प्रेशर वर्क बढ़ने की वजह से O2 का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए कोई भी हाई बीपी का यानी हाइपरटेंशन का पेशेंट है तो हमें उसका केयर ज़्यादा करना चाहिए। चलिए, इतना पढ़ाने के बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर दीजिएगा। अगर आपने फेजेस पढ़े होंगे हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के, तो एक जो फेज़ होता है उसे कहते हैं हम आइसोवॉल्यूमेट्रिक फेज, जो कि है ये वाला। ठीक है, प्रेशर तो बढ़ रहा है बट वॉल्यूम जो है वो उतने का उतना ही है ना, आइसोवॉल्यूमेट्रिक फेज। वैसे यहाँ पे है वॉल्यूम तो सेम है, प्रेशर कम हो रहा है। ठीक है, ये जो साइकिल है वो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के डिफरेंट फेजेस को दिखाता है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूँ, इनमें से कौन सा ऐसा फेज है जिनमें हमारा हार्ट मैक्सिमम वर्क करता है? चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं वर्क कितना होता है। एक होता है प्रेशर वर्क, दूसरा होता है वॉल्यूम वर्क, है ना। प्रेशर वर्क में प्रेशर डिफरेंट होगा, वॉल्यूम वर्क में जो वॉल्यूम होगा वो डिफरेंट होगा, है ना। हमने क्या बोला था, जो प्रेशर वर्क होता है वो वॉल्यूम वर्क से ज़्यादा होता है। तो इसमें सिंपल सी बात है, हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ प्रेशर वर्क हो रहा है। प्रेशर वर्क होने के लिए प्रेशर का चेंज होना ज़रूरी है। कहाँ कहाँ प्रेशर चेंज हो रहा है? 1 से 2 में और 3 से 4 में, है ना। बट ये भी ध्यान रखिए कि अगर प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं तो वर्क बढ़ रहा है, प्रेशर हम घटा रहे हैं तो वर्क भी घटेगा, है ना। तो 3 से 4 में देखिए प्रेशर कम हो रहा है और 1 से 2 में प्रेशर बढ़ रहा है। तो इसका आंसर ये हुआ कि 1 से 2 में हार्ट मैक्सिमम वर्क करता है। तो ये तो हो गई बहुत सारी बेसिक बातें। अब देख लेते हैं कि हमारा जो कार्डियक आउटपुट है उनको डिटरमाइन करने के लिए, यानी उनको चेंज या इन्फ्लुएंस करने के लिए कुछ न कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, जो बढ़ाते होंगे या कम करते होंगे, है ना। तो सबसे पहले जान लेते हैं एक फैक्टर के बारे में जिसे हम कहते हैं प्रीलोड। ये हो गया हमारा हार्ट। ठीक है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो प्रीलोड वो फोर्स है जो वेंट्रिकल पे लगता है। ओके, वेंट्रिकल पे फोर्स लगता है बिकॉज ब्लड फिल हो चुका होता है एट द एंड ऑफ डायस्टोल। यानी कि मान लीजिए एक टैंक है ना, उस टैंक में हम पानी भर रहे हैं, हमने पानी भरना कंप्लीट कर दिया। अब जब पानी भर दिया हमने तो उसके वॉल्स पे कुछ ना कुछ प्रेशर भी लग रहा होगा, है ना। उस प्रेशर को हम कहेंगे प्री लोड। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है डिटरमाइन करने के लिए कार्डियक आउटपुट? ठीक है, तो एक होता है फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ। इसके हिसाब से क्या होता है कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन का जो स्ट्रेंथ होता है वो मायोसाइट यानी कि कार्डियक मसल के लेंथ पे भी डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि जितना ज़्यादा भरेगा, है ना, उतना ज़्यादा स्ट्रेच होगा, और उतना ज़्यादा स्ट्रेच होगा तो उतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ज़्यादा कार्डियक आउटपुट होगा, है ना। इन शॉर्ट अगर हम कहना चाहेंगे प्रीलोड किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, तो हम कह सकते हैं कि ये सीधे सीधे डिपेंड करेगा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम पे, है ना। इस पे डिपेंड करेगा कि टंकी जो है वो कितनी भरी हुई है ना, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। और अगर हम कहें कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम की वजह से एंड डायस्टोलिक प्रेशर जनरेट होगा, है ना, तो वो भी उसको इन्फ्लुएंस करेगा। बहुत सिंपल, डायरेक्ट। अब और अगर हम ये कहें कि हमारा जो लेफ्ट एट्रियम है उसमें प्रेशर बढ़ गया, है ना, अब प्रेशर बढ़ गया तो इसमें भी फीलिंग बहुत ज़्यादा जल्दी होगा, है ना। तो ये एक लेफ्ट एट्रियल प्रेशर पे भी डिपेंड करेगा। अब अगर ये कहें कि ये कहाँ से फिल हो रहा है, ये हमारा फिल हो रहा है पल्मरी वेन से, तो अगर पल्मरी वेन का प्रेशर बढ़ गया तो प्रीलोड भी बढ़ गया, है ना। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। अगर इनमें से कोई भी फैक्टर बढ़ता है तो सीधे हमें ये बताता है कि प्रीलोड बढ़ रहा है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी, है ना, ये तो बहुत सिंपल लैंग्वेज है, बहुत सिंपल टर्म है। अगर हमारा हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा, है ना, बहुत ज़्यादा पावर से प्रेशर से पंप करेगा,
तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, सिंपल है ना। तो कुछ ड्रग्स होते हैं जैसे कि पॉजिटिव आयनोट्रोपिक एजेंट्स, इनका काम क्या होता है, एग्जाम्पल हो गया डिजिटैलिस, एक ड्रग है। इनका काम ये होता है कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएं, है ना। अब एक और बोल देते हैं नेगेटिव आयनोट्रोपिक एजेंट्स, क्या काम होता होगा इनका, यस फॉर सर्टेन, इनका काम ये होता है कि जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन है उसे कम करे। अगर हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन कम कर दिया तो रिजल्ट क्या करेंगे, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, सिंपल। तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी के बारे में तो कोई डाउट है नहीं। एक और टर्म पढ़ लेते हैं, उसे हम कहते हैं आफ्टर लोड। ये क्या चीज़ है, बहुत सिंपल है। देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, यहाँ से क्या जाएगा ऑर्टा, ठीक है। तो जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल पंप कर रहा होगा, है ना, तो किस किस फोर्स के अगेंस्ट ये पंप करेगा, सिंपल सी बात है, यहाँ से पंप होकर कहाँ जाता है, आउटा में। तो आउटा के अंदर जो जो फोर्स एक्ट कर रहे होंगे उनके अगेंस्ट काम कर रहा है ये, है ना। तो आफ्टर लोड को सीधे सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये है रेसिस्टेंस, ये वो रेसिस्टेंस है जो आउटा के अंदर प्रेजेंट है और इसके अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ता है। इसको देख लेते हैं कि ये कार्डियक आउटपुट को कैसे डिटरमाइन करेगा, है ना। मान लीजिए कि एक ब्लॉक है, उसे आप धक्का देते हैं और इधर से भी मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। तो इस फोर्स को हम मान लीजिए कहते हैं आफ्टर लोड, ठीक है। फोर्स अगर हमने आफ्टर लोड को बढ़ा दिया तो हमें धक्का जो है वो ज़्यादा देना पड़ेगा, बिल्कुल, है ना। मान लीजिए हम धक्का चलिए कांस्टेंट कर देते हैं, तो अगर हमने आफ्टर लोड बढ़ा दिया तो हमारा जो ब्लॉक है वो हिलेगा ही नहीं एक टाइम के बाद। इसको हम मान लीजिए ब्लड से रिलेट कर लेते हैं, एक टाइम के बाद ब्लड फ्लो ही नहीं होगा, है ना। ब्लड फ्लो नहीं होगा मतलब कार्डियक आउटपुट जीरो, है ना। अब मान लीजिए आफ्टर लोड को हम कर देते हैं कम, आफ्टर लोड को हमने कर दिया कम। अब इसमें क्या हुआ, यहाँ का जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा हो गया, है ना। तो अगर किसी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा फोर्स से धक्का दोगे, है ना, तो वो चीज़ ज़्यादा जाएगी, है ना। तो हमारा जो ब्लड है वो भी ज़्यादा जाएगा, सिंपल। तो इसे कहते हैं हम आफ्टर लोड, ठीक है। अब हम बताते हैं आपको एक और फैक्टर, उसे कहते हैं हम वीनस रिटर्न। वीनस रिटर्न यानी पल्मनरी वेन से, सॉरी पल्मनरी आर्टरी से हमारे हार्ट में वापस कितना ब्लड आ रहा है, इट इज़ नोन एज वीनस रिटर्न। हम हार्ट का एक सेगमेंट ले लेते हैं, दैट इज़ राइट सेगमेंट, है ना। ये हमारा हो गया वेंट्रिकल, ये हो गया एट्रियम। अब वीनस रिटर्न किसे कहेंगे, वीनस रिटर्न हम उस अमाउंट ऑफ ब्लड को कहेंगे जो वापस आ रहा होता है इनटू द एट्रियम, ओके। तो वीनस रिटर्न कैसे डिटरमाइन करेगा कि हमारा कार्डियक आउटपुट कितना होना है, सिंपल सी बात है। अगर हमारा वीनस रिटर्न कम हो गया किसी भी वजह से तो हमारा जो कार्डियक आउटपुट है वो कम होगा। चलिए थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं हम वीनस रिटर्न को। ये हमारा हार्ट हो गया और ये एक्चुअल में टेक्निकली बोला जाए तो पल्मनरी आर्टरी। अब देखिए हमारा इसमें कितना प्रेशर है ना, और राइट एट्रियम में कितना प्रेशर है, इसकी वजह से तो डिटरमाइन होगा कि हमारा वीनस रिटर्न कितना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि राइट एट्रियम प्रेशर और हमारा ये प्रेशर एक्स अगर बराबर हो गया तो वीनस रिटर्न तो ज़ीरो हो जाएगा, है ना। वैसे ही अगर हमारा राइट एट्रियल प्रेशर ज़्यादा होगा पी एक्स से तो वीनस रिटर्न होगा ही नहीं, सिंपल। इसीलिए जो पी एक्स होता है उसको राइट एट्रियल प्रेशर से ज़्यादा होना पड़ता है, तभी जा करके कुछ वीनस रिटर्न होगा। चलिए अब एक और रिलेशन पढ़ लेते हैं हमारा राइट एट्रियल प्रेशर और कार्डियक आउटपुट का, है ना। सिंपल है, अगर मान लीजिए कि राइट एट्रियम प्रेशर बढ़ता है तो सीधी सी बात कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, है। तो जो मेजर फैक्टर्स हमने पढ़े अफेक्टिंग कार्डियक आउटपुट वो क्या क्या थे, मेजर फैक्टर्स, एक तो हो गया हमारा प्रीलोड, है ना, दूसरा हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्शन, तीसरा हो गया हमारा आफ्टर लोड। अब इनके अलावा और कौन से फैक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हार्ट रेट, सिंपल, क्योंकि जो कार्डियक आउटपुट होता है वो हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम होता है ना। तो अगर स्ट्रोक वॉल्यूम बदला, ये भी लिख लीजिए, अगर स्ट्रोक वॉल्यूम बदला तो भी चेंज होगा, अगर हार्ट रेट बदला तो भी चेंज होगा, है ना, सिंपल। अब इनके अलावा हमने और कुछ फैक्टर्स पढ़ने हैं जो कि इनको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए एक सिंपल से मैकेनिज्म बताता हूँ, आप सबको मालूम होगा हमारे पैर में काफ मसल्स होते हैं, है ना। तो पैर में क्या होता है कि ये जो काफ मसल्स होते हैं और यहाँ पे हमारा हो गया कोई भी आर्टरी या वेन, यूजुअली वेन, है ना। तो जो काफ मसल्स होते हैं जब हम वॉक कर रहे होते हैं तो ये प्रेशर अप्लाई करते हैं इन पे, है ना। और जब प्रेशर अप्लाई कर रहे होते हैं तो ये भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करते हैं ब्लड को आगे पुश करने में, है ना। तो अगर काफ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ना करें
तो वो अमाउंट ऑफ ब्लड आगे पुश ही नहीं होगा और कार्डियक आउटपुट में थोड़ा सा इफेक्ट आएगा, कम होगा। इसके अलावा एक और फैक्टर जो कि रिस्पॉन्सिबल है उसे हम कहेंगे रेस्पिरेटरी पंप। सिंपली रेस्पिरेटरी पंप कुछ नहीं है, मान लीजिए कि हमारा एंडोथोरेसिक केज है ना, ये हो गया हमारी लंग्स, ये होगा हमारा डायफ्राम और ये हो गया हमारा एब्डोमेन, है ना। तो ये देख लीजिए कि अगर हम सांस लेते हैं, है ना, डायफ्राम नीचे जाता है, यानी कि एब्डोमेन के पार्ट्स में प्रेशर अप्लाई करता है, एब्डोमेन के वेन्स में, आर्टरीज में प्रेशर अप्लाई करता है। और पता ही है अगर प्रेशर अप्लाई हो गया इनके ऊपर, है ना, तो क्या होगा, ब्लड फ्लो प्रमोट हो जाएगा, है ना, ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड वीनस रिटर्न। इसके साथ साथ एक और चीज़ होता है, जब ये कम होता है ना तो क्या होता है कि जो ये केज है हमारा, है ना, इंट्राथोरेसिक केज, इसमें क्योंकि पड़ता है जो प्रेशर होता है वो नेगेटिव में चला जाता है। प्रेशर नेगेटिव में क्या होता है, तो मतलब क्या होता है कि जो वेना का होता है वो एक्सपैंड कर दिया जाता है, ठीक है। तो आप खुद ही सोचिए, एक स्ट्रक्चर है उसका एक पार्ट एक्सपैंड कर दिया गया और एक पार्ट कंस्ट्रिक्ट कर दिया गया, तो ये ब्लड यहाँ तो जाएगा ही, है ना। इसका मतलब सिंपल कि वीनस रिटर्न बढ़ जाएगा।